सर प्रीलिम्स का पेपर इतना ट्रिकियर आया था, इतना अनकन्वेंशनल था कि क्या हमें अभी से ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो इसका जवाब है कि नहीं। चाहे पेपर प्रीलिम्स का कितना भी अनकन्वेंशनल हो या ट्रिकियर हो, आप पूरा साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में नहीं डाल सकते। कोई भी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो, जो भी आपको हेल्प मिल रही है, मेंटरशिप या जो भी कंटेंट या टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हो, जो मॉडल आंसर्स आप यूज कर रहे हो, उसका कितना ओवरलैप है मेंस एग्जामिनेशन में। आपको अगर मेंस निकालना है बेसिकली, तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो कॉपी में कन्वर्ट होना चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव करके हम उस लेवल पे ले जाएं कि आपका मेंस का एग्जाम निकले, वो आपको एकेडमिक कंपोनेंट दैट इज पेपर डिस्कशन से ही आएगा। दिस इज द बिगेस्ट विंडो दैट यू हैव, जहां पे आपको अपने सिलेबस पे कमांड करने का मौका मिलता है, पीवाईक्यूज पे कमांड करने का मौका मिलता है, उसके बाद जीएस छोड़ के ऑप्शनल और ऐसे पे भी प्रिपेयर करने का, उस पे कमांड करने का मौका आपको यही मिला हुआ है। यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड हियर, आवर काउंसलर विल कनेक्ट यू, आपको मेंटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो भी प्रिपरेशन में गैप है, जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है अभी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपके लिए प्लान बना दिया जाएगा। Hello students, good evening. This is the official launch video of Smash Means 27 program, the July batch. The batch starts at 5 July. पहला टेस्ट हमारा 5 जुलाई को है and the admissions are open. Now, many of you have not cleared the prelims examination this time and looking for the next course of action. और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि सर प्रीलिम्स का पेपर इतना ट्रिकियर आया था, इतना अनकन्वेंशनल था कि क्या हमें अभी से ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो इसका जवाब है कि नहीं। चाहे पेपर प्रीलिम्स का कितना भी अनकन्वेंशनल हो या ट्रिकियर हो, आप पूरा साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने पूरा साल दिया भी तो आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ। और लेट्स सपोज आपने क्लियर कर भी लिया नेक्स्ट ईयर, तो आप मेंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स, यू क्लियर द मेंस, राइट? नाउ अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट ईयर नॉट। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, तो अभी से लेके जो दिसंबर तक का समय है, आपको उसमें मेंस की प्रिपरेशन करनी। एंड फॉर दैट यू नीड अ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को टारगेटेड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर पाओ। आपको रैंडम हिट एंड मिस में अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी है, राइट? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम। नाउ फॉर दैट वी आर लॉन्चिंग आवर स्मैश मींस 27 प्रोग्राम which gives you end-to-end means preparation. Also, our single aim is to help you achieve 450 plus marks in all the GS4 papers, together in all the 4 GS papers, and 120 plus marks in essay. Now, कोई भी अगर आप स्मैश, let's say कोई भी अगर आप मेंस गाइडेंस प्रोग्राम अपने लिए चूज करते हो, तो उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। तो कोई भी अगर आप प्रोग्राम अगर चूज करते हो ना, तो यू हैव टू clearly find these 3 things are there or not. That is the ecosystem. Second, क्या उस प्रोग्राम का कंसिस्टेंट रिजल्ट है? थर्ड इज द हिट रेशियो बेसिकली, राइट? एक एक करके इसको समझते हैं। इकोसिस्टम मीन्स क्या कि क्या वो प्रोग्राम आपको एंड टू एंड मेंस की प्रिपरेशन दे रहा है या नहीं। मतलब हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ये प्रोग्राम हेल्प नहीं कर रहा, राइट? सो क्या एक पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स को एक वो प्रोग्राम हेल्प कर पा रहा है? सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो भी इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है, क्या वो साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली डिजाइंड है? क्या उसकी जो पैडागोजी डेवलप की गई है दैट इज साइंटिफिक, और वो आपको टारगेटेड मैनर में हेल्प कर पा रहा है? सो दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू सी इन द इकोसिस्टम पार्ट, राइट? क्या ये सिस्टम जो बना हुआ है वो मास के लिए है या पर्सनलाइज कंपोनेंट भी है उस सिस्टम के अंदर? ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव टू सी इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मींस प्रोग्राम। सेकंड इज द रिजल्ट। क्या उस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या रहा पिछले 2-3 सालों में? सो रिजल्ट पे नहीं, कंसिस्टेंट रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक बार तो रिजल्ट किसी का भी आ सकता है नॉर्मली। अगर कोई प्रोग्राम आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रोग्राम का जो इकोसिस्टम है वो मच बेटर है, राइट? नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट? द हिट रेशियो। कोई भी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो, जो भी आपको हेल्प मिल रही है, मेंटरशिप या जो भी कंटेंट या टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हो, जो मॉडल आंसर्स आप यूज कर रहे हो, उसका कितना ओवरलैप है मेंस एग्जामिनेशन में? अगर बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं आ रहा है या 20-30% ओवरलैप आ रहा है, तब आपको उस प्रोग्राम से दूर हटना होगा। एंड यू हैव टू फाइंड सम प्रोग्राम which gives you more than 50% of the, let's say, overlap. तो in Smash we are giving 70% of the overlap from our means content, test series and model answers, right? एक एक करके इन चीजों को हम समझने जाएंगे और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। सो व्हेन वी वर डिजाइनिंग द स्मैश इकोसिस्टम, तो हमने स्मैश इकोसिस्टम के अंदर पर्सनलाइज कंपोनेंट के साथ साथ सेंट्रलाइज सिस्टम को भी इंपॉर्टेंस दिया, राइट?
सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज कोई एक मेंस का प्रोग्राम है जो आपको लेट्स से टेस्ट सीरीज दे रहा है, आपको लेट्स से मॉडल आंसर्स दे रहा है, आपको उसने पीवाईक्यूज की बुकलेट दे दी, आपको कंटेंट दे दिया, बट आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा, राइट? आप कंफ्यूज हो गए, देयर इज नो वन टू हेल्प यू देयर, राइट? सो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मेनली फॉर व्हाट? फॉर द मासेस, ठीक है? अगर एक मेंस का प्रोग्राम सिर्फ आपको सेंट्रल कंपोनेंट दे रहा है तो आपको उसमें पर्सनलाइज कंपोनेंट नहीं मिलेगा, आप किस लेवल पे हो, आपको कहां से इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें आपको पता नहीं चल पाएंगी। ऑल्सो अगर एक कोई भी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप दे रहा है, दैट इज पर्सनलाइज कंपोनेंट, तो वहां क्या होता है कि हर एक मेंटर अपने लेवल से गाइडेंस करता है, राइट? और गाइडेंस भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। नाउ देयर इज अ इनहेरेंट बायसनेस इन द मेंटर इज कि वो अपनी ही जर्नी को रेप्लिकेट करने लगते हैं, राइट? जो भी वो गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि अपनी ही जर्नी को रेप्लिकेट करा दे बेसिकली, और हो सकता है कि वो आपको सक्सेस की तरफ लेके ना जाए। सो जो गाइडेंस है ना, उसकी भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू बिल्ड होना चाहिए। तो जो हमने इस चीज को बिल्ड किया है वो बेसिकली वो कैसे किया है कि जो लॉट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो रैंक्स लेके आए हुए, उनकी जर्नी को देख के एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंक्लूसिव गाइडेंस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो व्हेन वी डिजाइन द स्मैश मींस प्रोग्राम, वी टुक द सेंट्रल कंपोनेंट आल्सो एंड द पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट्स टुगेदर, जिससे ये प्रोग्राम ज्यादा होलिस्टिक बनता है और उसका इकोसिस्टम जो है आपको हेल्प करता है टू क्लियर द एग्जामिनेशन। नाउ दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि अगर किसी भी प्रोग्राम में सिस्टम है बट मेंटरशिप नहीं है, पर्सनल कंपोनेंट नहीं है, तो वो जो प्रोग्राम है सिर्फ मास के लिए बहुत मैकेनिकल हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपके पास सिर्फ मेंटरशिप है और सिस्टम नहीं है, तो उस प्रोग्राम में जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी वो गेस वर्क की तरह हो सकती है, राइट? सो फाइंड अ प्रोग्राम वेयर यू गेट बोथ द कंपोनेंट्स। नाउ हमारे सेंट्रल कंपोनेंट में है क्या और पर्सनल कंपोनेंट में है क्या, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है, किसी भी प्रोग्राम का सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये है बेसिकली कि वो सारे कंपोनेंट्स जो सबके लिए सिमिलर होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी का जो सिलेबस है या पीवाईक्यूज है वो सबके लिए सिमिलर होने वाला है, राइट? तो वो आपका सेंट्रल कंपोनेंट का पार्ट होगा। ना आपने सुना होगा कि यूपीएससी के अगर आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज पे पकड़ है, अगर उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको आती है, तो आप 50% ऑफ द टास्क आपने वहीं कंप्लीट कर लिया। एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव मेड इज द माइक्रो थीम बुकलेट, ताकि आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाए, राइट? नाउ उन पीवाईक्यूज और माइक्रो थीम्स पे आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। सो फॉर दैट वी हैव गिवन यू व्हाट? द एक्स फैक्टर नोट्स हियर, एंड दैट इज आल्सो व्हाट? अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सिस्टम। मतलब क्या कि नोट्स पीवाईक्यूज सारे स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर होने वाले हैं। एंड while developing these components basically we have taken care of the rigorous analysis of smash ka for developing this thing we have taken the rigorous analysis of syllabus and PYQs, right? Now let's understand this कि अगर आपने एक्स फैक्टर नोट देखा होगा तो उसकी एकेडमिक डेप्थ और जो कंटेंट डेप्थ है आप देखे होंगे। we have developed this basic on the basis of what? The rigorous analysis of syllabus and PYQs. now syllabus और PYQs के बाद आपको उस पे नोट्स बनने को मिल गया फ्रॉम एक्स फैक्टर नोट, दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स व्हाट? राइटिंग द पीवाईक्यूज, राइट? और नोट्स बना लेने से सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा नहीं होगा कि आप पीवाईक्यूज लिख दोगे। पीवाईक्यूज लिखने के लिए यू नीड टू नो हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चन, हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन, बेसिकली हाउ टू अप्लाई द फ्रेमवर्क्स, राइट? एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल बी लर्निंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल सिस्टम। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और मेंस के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए वी हैव कम अप विद व्हाट? द बर्निंग इशू मैगजीन, वेयर आपको मेंस का जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मिल जाता है फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, राइट? सो दिस बर्निंग इशू मैगजीन इज फॉर दैट। उसके बाद आपने ये सारी जो चीजें की, नोट मेकिंग सीख ली, आपको सिलेबस की समझ आ गई, आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिया, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट बेसिकली। तो फॉर दैट वी हैव गिवन यू द टेस्ट सीरीज एज वेल, वेयर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आपको जो चीजें सीखी हैं आपने उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे? उसको इवेल्युएट कर पाओगे, एंड देन मॉडल आंसर से आप वैल्यू ऐड कर पाओगे। ऑल्सो इन यूपीएससी आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप मॉडल आंसर से ही कवर करते हो। तो बेसिकली मॉडल आंसर सर्व्स एज नोट्स फॉर मेनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस ऑल्सो, राइट? सो दिस टुगेदर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू द पर्सनल सिस्टम, पर्सनल मेंटरशिप ऑफ स्मैश इकोसिस्टम। हियर अगर आप देखोगे तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट अलग है, इसलिए वी हैव टू एलोकेट अ मेंटर टू ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ
स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वी डिसाइड द स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल फॉर हिम। और ये कैसे होता है, एक मेंटर ऑनबोर्डिंग कॉल लेते समय स्टूडेंट का जो भी लेट्स से स्ट्रेंथ और वीकनेस है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो पॉलिटी में बहुत अच्छा है बट उसको आईआर प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, सो व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट अ प्लान अकॉर्डिंगली फॉर हिम, राइट। सो उससे क्या होगा कि ही विल गेट अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। सो दिस इज व्हाट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंपोनेंट। आप इसको सेंट्रल कंपोनेंट में नहीं डाल सकते, राइट। नाउ आपने प्लानिंग कर ली, आपको पता चल गया कि किस इंटरवल्स पे आपको क्या टेस्ट देना है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, टेस्ट टारगेट एंड कंप्लीशन। आप देखोगे कि टेस्ट लिखना ना एक हाई फ्रिक्शन प्रोसेस है, स्टूडेंट को मौत आती है टेस्ट लिखने में, राइट। नाउ मेंटर विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर राइटिंग द टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं जा रही है सही, आप जीरो हो प्रिपरेशन में, राइट। सो मेंटर विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर लेट्स से राइटिंग द टेस्ट। ऑल्सो इन द कंप्लीशन आपको जब भी आप स्ट्रेटजी टाइम टेबल प्लानिंग के हिसाब से नोट्स वगैरह बनाने में, आपको टेस्ट को कंप्लीट करने में जो भी मदद चाहिए होती है वो मेंटर आपको प्रोवाइड करता है कि हाउ यू कैन यूज द एक्सपेक्टेड नोट्स, बेसिकली कैसे उससे आप वन पेज बना सकते हो बेसिकली। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी हेल्प बाय यू, all the help will be given to you by the mentor. Now you also know कि यूपीएससी की जो जर्नी है वो काफी लंबी हो जाती है, बहुत टायरिंग हो जाती है, किसी के लिए बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। एंड फॉर दैट मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक स्टूडेंट जो है अपने मेंटर से कॉल करके अपने मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकता है। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनके साथ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते। दे कैन डिस्कस विद द मेंटर्स बिकॉज मेंटर ने वो जर्नी देखी है, ही विल गाइड यू ऑन दैट। ऑल्सो इफ यू आर डेविएटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन, लेट्स सपोज समथिंग हैपेंड इन पर्सनल लाइफ, तो आप अपने मेंटर से डिस्कस करके जो भी डेविएशन है उसके बारे में बात करके वापस से ट्रैक पे आ सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम इज व्हाट, कि आपको थेरेपी कॉल्स के थ्रू मेंटर वापस ट्रैक पे लाता है, राइट। Now, the most important component of the mentorship is the post-test discussion, which is what? This is the academic discussion of the test copies. आपने जो भी प्रिपरेशन की यहाँ पे, आपने जो भी नोट्स बनाए, आपने जो भी उन नोट्स के बेसिस पे आंसर कॉपीज लिखी, कितना आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी कॉपी पे उतार पाए, दैट विल बी चेक्ड हियर बेसिकली इन 1-to-1 कॉपी डिस्कशन, राइट। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, होता क्या है कि एक स्टूडेंट पढ़ तो बहुत अच्छा लेता है बट जब कॉपी में उतारने का मौका आता है या जब आप कॉपी में उस चीज को लिखते हो वो उस तरीके से उतर के नहीं आता जिस तरीके से चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए। तो स्टेप वाइज स्टेप आपको कैसे इंप्रूव करना है कॉपी में, ये जो एकेडमिक डिस्कशन के थ्रू होता है, विच इज व्हाट, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, यहाँ पे मेंटर आपको फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन के थ्रू हेल्प करता है ताकि आप इंप्रूव कर पाओ। नाउ एक बात ये समझने की है कि ये जो तीनों कॉम्पोनेंट हैं यहाँ पे मेंटर आपको अभी तक हेल्प कर रहा है, जैसे कि प्लानिंग करने में, आपको मोटिवेट करने में, अकाउंटेबल करने में, बट ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, द जनरल थिंग बेसिकली, राइट। जो आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां पे एक मेंटर एक एकेडमिक डिस्कशन लेता है वो यहाँ है जहां से एक्चुअल इंप्रूवमेंट होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम में द लॉट ऑफ रैंकर्स एज वेल जो कि ज्वाइन करते हैं, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट, एंड दे इम्प्रूव बाय दैट, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वेटरन हैं और लेट्स से मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं बट फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो दे ऑल्सो फोकस ऑन दिस कॉम्पोनेंट अलॉन्ग विद सम थेरेपी कॉल्स, क्योंकि उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट वो हो चुके होते हैं अपनी जर्नी में बेसिकली कि इतने बार देने के बाद भी एग्जाम क्यों नहीं एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, राइट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बिगिनर स्टूडेंट्स या मल्टीपल प्रीलिम्स गिवन स्टूडेंट्स कम्स, वो इन्हीं सारी चीजों में क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं वही कहते हैं कि सर हमें कोई स्ट्रिक्ट मेंटर दे दो, हमें कोई ऐसा मेंटर दे दो जो हमें अकाउंटेबल बना के रखे। सो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप कल को आईएएस बनना चाहते हो से, और आप खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आपको कल को पूरे जिले की अकाउंटेबिलिटी लेनी है और आप आज खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तो मेंटर भी आपको कितना अकाउंटेबल बना लेगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो बिगिनर स्टूडेंट है ना वो यहीं तक रह जाता है, वो अपने मेंटर के साथ एकेडमिक कंपोनेंट को ज्यादा अनलॉक कर ही नहीं पाता। सो एज ए स्टूडेंट अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये सारी चीजें वन टाइम है। इंटरवेंशन चाहिए होते हैं, थेरेपी कॉल्स के भी इंटरवेंशन चाहिए होते हैं अकाउंटेबल बनाने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ कोई प्रोग्राम आपको अकाउंटेबली बना रहा है, कोई मेंटर आपको हर हफ्ते में 2 बार फोन करके ये पूछ रहा है कि पढ़े या नहीं पढ़े, वो एक्चुअल मेंटरशिप नहीं है। आपको अगर मीन्स निकालना है बेसिकली,
तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो कॉपी में कन्वर्ट होना चाहिए, और उसको कैसे इंप्रूव करके हम उस लेवल पे ले जाएं कि आपका मेंस का एग्जाम निकले, वो आपको एकेडमिक कंपोनेंट दैट इज पेपर डिस्कशन से ही आएगा, राइट? नाउ the ecosystem of the Smash Mains program consists of both the central system and the personal component. दोनों कंपोनेंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. अगर किसी भी एक प्रोग्राम में दोनों नहीं है, मेक श्योर कि यू आर नॉट ज्वाइनिंग दैट प्रोग्राम, राइट? और अगर नहीं होगा कोई भी एक कंपोनेंट, तो व्हाट हैपेंस इज एक स्टूडेंट का होलिस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, द सेकंड कंपोनेंट, द सेकंड पिलर किसी भी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम को अगर आपको चूज करना है, द सेकंड पिलर इज व्हाट यू फाइंड द रिजल्ट. यू ट्राई टू फिगर आउट कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है, राइट? नाउ इस बार का अगर आप हमारा रिजल्ट देखोगे तो दीज आर सम स्टूडेंट्स हियर ऑन द स्क्रीन जो कि टॉप 100 के अंदर आए हैं. रैंक 4 राघव झुंझुनवाला, ही वाज अंडर रोहित सर फॉर एसए, शिखर सर फॉर एथिक्स, राइट? Shambhavi and Aniket rank 46 and 48, they were under me. Shubhankar rank 52, he was under Swatan sir. उसके बाद जयंत गर्ग्स रैंक 64, ही वाज अंडर शुभम सर जो स्मैश पे आईक्यू लेते हैं. अगेन आकाश ओम त्रिवेदी रैंक 73, ही वाज अंडर मी, ही ओनली टुक वन टेस्ट डिस्कशन विद मी. एंड राहुल शेखर रैंक 75, ही वाज अंडर अगेन मी, ही वाज अगेन अंडर मी. वी हैड एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन हाउ टू जनरेट पॉइंटर्स बेसिकली विथ लिमिटेड कंटेंट. सो दीज आर सम स्टूडेंट्स जो कि टॉप 100 के अंदर आए हैं. टॉप 100 के बियॉन्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते आपको बेसिकली. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट वाज ऑफ 2025. बट एक बार रिजल्ट तुक्के में आ सकता है, राइट? हर साल अगर कोई प्रोग्राम रिजल्ट दे रहा है यानी कि वो प्रोग्राम साइंटिफिकली डिजाइंड है, उसकी पेडागोजी प्रूवन है, और उसमें अगर आप इनरोल करते हो तो आपको वो हेल्प मिलेगी जहाँ से आपको एक पर्सनलाइज हेल्प मिलेगी बेसिकली, और आपका होलिस्टिक इंप्रूवमेंट हो. नाउ अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट की बात है, कंसिस्टेंट रिजल्ट की बात है, तो आप टॉप जीएस स्कोरर्स में से आपको ना सिविल्स दिल्ली के स्टूडेंट्स जरूर मिल जाएंगे. अब आप देखो ये इस साल का हमारा जो रिजल्ट था, शुभांकर ही स्कोर्ड 439 मार्क्स इन जीएस पेपर्स, राइट? दैट इज अ वेरी हाई स्कोर. 400 से 450 अगर आप लेके आ पा रहे हो, दैट इज अ गुड स्कोर इन जीएस, राइट? ही स्कोरिंग 439 मार्क्स. रैंक 75 का अगर आप देखोगे तो ही हैज स्कोर्ड 419 मार्क्स. ये इस साल के पेपर है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 400 प्लस लेके आया है हमारे, राइट? नाउ नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट ईयर का मैं बताऊं 2024 का रिजल्ट अगर आप देखोगे 414 मार्क्स लेके आई है हर्षिता, शी वाज रैंक 163 लास्ट ईयर. उसके बाद 425 मार्क्स लेके आया सुमित, ही वाज रैंक 200 इन 2024. सो यू विल फाइंड एवरी ईयर सिविल दिल्ली के स्टूडेंट जो हैं वो 400 प्लस लेके आ रहे हैं. अराउंड 450 से ऊपर भी लाने वाला हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. अगर आप देखोगे 2023 में अनिमेश, ही स्कोर्ड 473 मार्क्स बेसिकली. उसके बाद आप देखोगे पवन दत्ता इन 2023, ही स्कोर्ड 447 मार्क्स. सो जीएस की जो प्रिपरेशन है, जीएस 1 2 3 की जो मेंस की प्रिपरेशन है हमारे यहाँ, दैट इज साइंटिफिकली डिजाइन. हमने अपना कैरिकुलम जो पेडागोजी है इस लेवल पर डिजाइन किया है कि आप 400 को क्रॉस करो, और थोड़ा और अच्छा मेहनत करने पे यू कैन ऑल्सो क्रॉस 450 एज वेल, राइट? और आपको टॉप 100 में अगर आना है या टॉप 50 में आना है तो 400 से 450 का जो स्कोर होता है वो परफेक्ट होता है. अगर आप उसके बीच में कहीं भी हो ना, तो जीएस पेपर्स आपके बैरियर नहीं है. उसी तरह आप देखोगे तो ये अगेन 2022 में 412 नंबर लेके आई है हम अर्चिता भट्टाचार्य, शी वाज अ स्टूडेंट अंडर शुभम सर. ऑल्सो अगर आप देखोगे आदित्य पांडे, ही हैज स्कोर्ड 426 मार्क्स इन हिज जीए पेपर्स, राइट? सो जो रिजल्ट रहा है हमारा कंसिस्टेंट रहा है, और कंसिस्टेंट रहने की वजह से द लॉट ऑफ रैंकर्स दे सो ट्रस्ट ऑन अस. द लॉट ऑफ इंटरव्यू गाइज, मल्टीपल मेंस गाइज, इवन द फर्स्ट टाइम गाइज, they have also shown faith on us, right? तो रिजल्ट के बारे में जब हमने बात कर लिया, let's talk about what rankers says for us. अगर आप देखोगे ये अनिमेश का टेस्टिमोनियल है, he had written some good things about us, कि throughout the last 2 years he has got immense support from his mentor, and because of that he was able to clear the examination with such a good rank, that is rank 2. ठीक है? उसी तरह राघव का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, if you will find he has given credit to Rohit sir, Saket sir and Shikhar sir because he was there with us in essay program and ethics program, right? इस साल के कुछ रैंकर्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये जो टेस्टिमोनियल है ना, ये ऑलरेडी एक रैंकर था 242 रैंक, इस साल वो 75 रैंक लेके आया है, उसका टेस्टिमोनियल है. सो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि आई डू बिलीव दैट द प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स फुलफिलिंग ऑफ गैप्स इन माई प्रिपरेशन. इवन अ रैंकर इज सेइंग दैट कि उसके जो प्रिपरेशन में गैप था ना, उसको ये प्रोग्राम फिल कर पा रहा है. और ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ फर्स्ट टाइमर जो यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हो कि
अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, बीइंग अ न्यू कमर to the Pacific of preparation, I was confused about much of the aspects of CSE, right? And he was very much absolutely thrilled by the sheer amount of research and development the team does. So basically, even a beginner also is able to make sense out of the program. Even a ranker also is able to make sense out of the program. The thing is कि आपको प्रोग्राम का इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जहां पे एक स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प मिले, एक इंक्लूसिव हेल्प मिले. दैट इज वाई व्हेन आई से कि स्मैश मीन्स विद द इकोसिस्टम एंड इट गिव्स यू एंड टू एंड मीन्स प्रिपरेशन, राइट? नाउ दिस इज व्हाट अबाउट द टॉपर्स एंड द रिजल्ट एंड एवरीथिंग. द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज व्हाट? द हिट रेशियो. किसी भी एक मीन्स प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें से दिए हुए कंटेंट में या उसकी टेस्ट सीरीज से या उसके मॉडल आंसर के कंटेंट से कितना ओवरलैप आपको मेंस एग्जामिनेशन में मिल रहा है. अगर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं मिल रहा या 10% 20% मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है उस आप प्रोग्राम को ज्वाइन करो, राइट? क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोग्राम साइंटिफिकली डिजाइन नहीं होगा या पीवाईक्यूज और सिलेबस की एनालिसिस के रिगरस एनालिसिस पे अगर क्वेश्चंस डिजाइन नहीं किए जाएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, तो वो प्रोग्राम आपको हिट रेशियो नहीं दे पाएगा, राइट? और हम अपना जो पूरा टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो साइंटिफिकली प्लान करते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, माइक्रो थीम देखते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू फ्रेम न्यू क्वेश्चंस और उसका हिट रेशियो हम लेके आ पाते हैं. नाउ 70% hit ratio that we get in the means examination basically, and that is a very big number by the way, and that is a very big claim as well. अगर आप देखोगे तो and Smash is bound to achieve these numbers. Smash is bound to achieve these numbers because we have created the pedagogy in such a scientific manner. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्मैश 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ लिखे हैं और उसका जो ओवरलैप है टेस्ट सीरीज के कौन से क्वेश्चन के साथ ओवरलैप है वो सारा यहाँ दिया हुआ है. अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ देखो, जो हड़प्पा वाला क्वेश्चन था वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी था, राइट? एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि ये क्वेश्चन आने वाला है. उसके बाद अगर आप देखोगे अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ये क्वेश्चन आया. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया. वी हैड दिस क्वेश्चन इन आवर टेस्ट सीरीज कि अकबर का जो भी यूनिक रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज हैं उनको एनालाइज करके बताओ, राइट? अगेन आप देखोगे बहुत सारा, दिस वॉज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. नो बडी वॉज एबल टू डू दिस. अगर वो सिविल जर्नलिज्म का स्टूडेंट या टेस्ट सीरीज नहीं फॉलो किया होगा तो वो नहीं कर पाया होगा डेफिनेटली. पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंपेरिजन ऑफ इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर का कंपेरिजन बेसिकली, राइट? एंड दिस वॉज देयर इन आवर फर्स्ट एफएलटी. थर्ड क्वेश्चन ही था हमारा कि हाउ आर द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम दोज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, राइट? एंड दैट इज व्हाट इवन द 164 रैंक जो अभी जिसका मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिखाया ना, उसने यही बोला हुआ है कि he was very thrilled by the sheer amount of research and analysis the team does. We do all these stuffs basically at the back end, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें लेके आ पाते हैं, ठीक है? ना आप ये कह सकते हो कि सर ये आपने 10 क्वेश्चन दिखाया और उसका हिट रेशियो दिखा के जो है हमें कह रहे हो कि 70% है. ऐसा नहीं है. I'll show you the whole thing. अगर आप देखोगे हमने पिछले साल का पूरा मॉडल आंसर्स मार्केट में निकाल दिया हुआ है, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन के आगे अगर आप देखोगे ये GS2 का ये क्वेश्चन, इसकी PYQ की मैपिंग और इसके हमारे स्मैश एफएलटी के साथ मैपिंग और स्मैश एफएलटी के कौन से टेस्ट में कौन से नंबर का क्वेश्चन था वो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपको दिख जाएंगे कि ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन से ऊपर जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन से ऊपर आपको मिल जाएंगे. 20 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन अगर आपके पास आपके पढ़ाए हुए टेस्ट सीरीज से या कंटेंट से आ रहा है तो दैट्स अ गुड ओवरलैप, राइट? ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो नाउ कि सर आप ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज चलाते हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबको पढ़ना लास्ट मोमेंट में बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जनरली हम ये बोल रहे हैं कि हम स्मैश एफएलटी के साथ मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो हम 12 टेस्ट देते हैं आपको, जिसमें लगभग 240 क्वेश्चन के आसपास होंगे, उनके ओवरलैप की हम बात कर रहे हैं. जो ईयर लॉन्ग हम करते हैं वो तो अलग बात है, वो प्रैक्टिस के लिए है. बट हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्मैश एफएलटी ओवरलैप, राइट? अगर देखो ये इंडिया अफ्रीका का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है, बट हमने भी अपने लेट्स से टेस्ट सीरीज में ये इंडिया अफ्रीका रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके डाला हुआ था कि दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट. अगर आप देखोगे तो ये पूरा मैपिंग आपको मिल जाएगी एंड दिस इज एक्चुअली द मॉडल आंसर बेसिकली. अगर मैं आपको इसको पूरा दिखा पाऊँ तो ये मॉडल आंसर की बुक है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली ऑन द सिविल जर्नलिज्म वेबसाइट. कैन यू सी इट? ये है GS2 का मॉडल आंसर 2025 का और इसके हर एक मॉडल आंसर में क्या मैपिंग रही है पीवाईक्यू के साथ, कौन कौन सी माइक्रो थीम से क्वेश्चन आया हुआ है,
ये माइक्रो थीम से कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैपिंग क्या रही है क्वेश्चन की, मैपिंग ऑफ द क्वेश्चन के बाद समाचार मंथन के साथ क्या मैपिंग रही है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे हमने यहाँ पे मॉडल आंसर देना शुरू किया है। नाउ ऑल दीज वी हैव डन फॉर नॉट ओनली GS2 बट GS1 2 3 4 ऑल द पीपल्स, राइट। अब समझने की बात ये है ना कि इफ यू आर फॉलोइंग वन पर्टिकुलर प्रोग्राम, और ऐसा प्रोग्राम जो कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड हो, रिसर्च किया गया हो बैकएंड टीम के द्वारा, और आपके लिए वो प्रोडक्ट, वो क्वेश्चंस, वो टेस्ट सीरीज या वो कंटेंट वो तैयार कर रहे हैं जिसका ओवरलैप हो जाए मेंस एग्जामिनेशन में, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी डिड विद अनिमेश आल्सो। ही वाज टोटली आवर स्टूडेंट, वो कहीं और नहीं गया बेसिकली, और उसने लगभग 18 महीने के आसपास, 2 साल की तैयारी की उसने, 1.5 या 2 साल के आसपास की उसकी तैयारी थी लगभग, और वो 18 महीने ही ओनली फॉलोड आवर कंटेंट and because of that he got a good rank, right? So basically if you can simply follow the smash content, आप top 50 top 20 रैंक में भी आ सकते हैं, राइट। नाउ हिट रेशियो को थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि एक लेवल ऑफ क्या कहते हैं कि ओवरलैप हमने क्वेश्चन वाइज दिखाया हुआ है अपने मॉडल आंसर्स में। दूसरा लेवल ये है, अगर आप देखोगे तो हमने ऐसे बहुत सारे पोस्ट बना बना के डाले हैं, हर एक क्वेश्चन जो हमारे साथ ओवरलैप हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन के साथ अगर ओवरलैप हो रहा है तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में किस तरीके से ये ओवरलैप हो सकता है और कितना ओवरलैप हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे बना के डाला हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो, राइट। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो कि ये क्वेश्चन था सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप, बेसिकली फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। फेडरलिज्म के अंदर तीन पार्ट है। बेसिकली फेडरलिज्म में क्या होता है, द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और कितने तरीके की पावर होती है, 3 तरह की पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात हो रही है, दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे भी हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की है, इंश्योर्ड पॉलिटिकल एंड फिजिकल इक्विटी अमंग स्टेट्स। कैन यू सी दिस कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो फिजिकल कंपोनेंट है, दैट इज जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उस पर हमने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज नहीं आएगी कि एकदम क्वेश्चन टीपा और वहां डाल दिया, यू हैव टू डिराइव दैट। तो डिकोडिंग अगर आपको आती होगी ना इस लेवल की, तो आपको ओवरलैप तब जाके समझ में आएगा। एक स्टूडेंट जो बिगिनर है वो इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग समझ सकता है, बट एक स्टूडेंट जो वेटरन है जिसको क्वेश्चन डिकोड करना आ गया बेसिकली, वो इन दोनों क्वेश्चन के कंटेंट को अलग नहीं समझेगा, राइट। दैट इज वाई सेम लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट जब आप डिकोड करके इसके कंपोनेंट्स को निकालते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये वाला कंपोनेंट जो है, ये जो पढ़ा हुआ कंपोनेंट या प्रैक्टिस हुआ कंपोनेंट आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते थे, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई बेसिकली। नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि डेविएट हो गए थे पहले, दे कैन ऑल्सो फॉलो द जुलाई बैच टाइम टेबल, राइट, द इंटरनल स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ आपने देखा ये कैसे ओवरलैप है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया हुआ है, किस पे आया हुआ है, अगर आप देखोगे आइलैंड नेशन और क्लाइमेट चेंज से आइलैंड नेशन के एग्जिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो ये क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन हमने अपने स्मैश मीम्स 2025 के FLT 9 में पूछा हुआ है कि हाउ डज द ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन द आइलैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, इफ आई कैन जूम इन फॉर यू, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट। और किस तरीके से ये ओवरलैप किया जा रहा है वो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मे बी यू विल नॉट फाइंड द सेम लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, बट अगर आपको डिकोड करना आता है ना मीन्स का क्वेश्चन, डिकोडिंग के पूरे फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको डिकोड करना आता है तो आप पता कर पाओगे कि इसके डिकोडिंग के बाद जो उसका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में जो कंपोनेंट निकल रहा है उससे कितना ओवरलैप मिल रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ द ओवरलैप हैपेंस, राइट। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो ले लो, आप इसको देख सकते हो। मैं यहां से हट जाता हूं एक बार, सो टेक द स्क्रीनशॉट हियर एंड आप बाद में जाके इसको मिला सकते हो, राइट। नाउ अब तक तो हमने ये समझ लिया कि कोई भी अगर आपको मेंस का प्रोग्राम चूज करना है तो यू हैव टू सी 3 थिंग्स, द इकोसिस्टम, सेकंड द कंसिस्टेंट रिजल्ट, नॉट द रिजल्ट। एक बार किसी का भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, तुक्का लग सकता है, बट अगर कोई प्रोग्राम लगातार रिजल्ट दे रहा है तो उसका इकोसिस्टम बहुत सॉलिड है। तीसरा द हिट रेशियो, कि उसके कंटेंट से, उसके टेस्ट सीरीज से, क्या वो जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो साइंटिफिकली डिजाइंड है या नहीं, माइक्रो थीम के एनालिसिस करके बनाते हैं, करंट अफेयर्स को माइक्रो थीम के साथ लिंक कर रहे हैं या नहीं, क्या उनकी बैक एंड टीम सॉलिड है या नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और अगर इकोसिस्टम सॉलिड है तो रिजल्ट भी सॉलिड आएगा और हिट रेशियो भी सॉलिड मिलेगा। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फाइंड so that is why these are the parameters that you have to take care of while choosing any of the mains program, right? Now ये तो बात रही कि चूज करने की। अब हम प्लानिंग और प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अब आपके पास 1 साल जो बचा है लेट्स से प्रिपेयर करने के लिए, लेट्स से वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, और लगभग 1 साल है आपके पास। वी आर इन द मंथ ऑफ जून, बेसिकली जुलाई आने ही वाला है, लगभग 1 साल है आपके पास।
तो अगर आपका प्रोग्राम जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 5 जुलाई से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, पहला टेस्ट है, प्रोग्राम तो स्टार्ट आपका अभी से ही हो गया है बेसिकली, तो आपके पास लगभग जनवरी तक टाइम होता है कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो। तो जुलाई से जनवरी आप देखोगे तो 7 महीने हैं। जिनको बहुत ज्यादा फोमो है प्रीलिम्स का, वो जनवरी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दिसंबर तक मेंस की पढ़ाई करो, जनवरी से स्टार्ट कर दो अपना प्रीलिम्स। बट जिनको थोड़ा कम फोमो है, वो जनवरी के बाद से भी अगर प्रीलिम्स स्टार्ट करेंगे तब भी चल जाएगा। राइट नाउ आपके पास मेंस प्रिपेयर करने के लिए ये एक टाइमलाइन बची हुई है। अगर आपको मैं यहाँ पे नोट करके दिखाऊं, दिस इज द टाइमलाइन दैट यू हैव फॉर द मेंस प्रिपरेशन, दैट्स वन टाइमलाइन। राइट, उसके बाद आपके पास जो प्रीलिम्स पढ़ने की टाइमलाइन आ जाएगी आपकी जनवरी टू मई। राइट, उसके बाद अगेन आपके पास मेंस की प्रिपरेशन की टाइम आएगी, क्योंकि आप प्रीलिम्स अगर क्लियर कर लिए होंगे तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो अगर आप पूरे ईयर को देखोगे ना, तो आपको एक मेंस की प्रिपरेशन का विंडो अभी मिल रहा है, फिर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज द बिगेस्ट विंडो बेसिकली। यहाँ 7 महीने के आसपास है आपके पास, 6 से 7 महीने आपके पास यहाँ पे। ये आपके पास 4 महीने के आसपास होंगे, 3 से 3.5 या 4 महीने के आसपास यहाँ पे होंगे, जहाँ पे आप टोटली प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, टोटली प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। यहाँ पे आप टोटली मेंस की तैयारी करोगे, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेंस नहीं पढ़ोगे तो और क्या पढ़ोगे। राइट, दिस इज द बिगेस्ट विंडो दैट यू हैव, जहां पे आपको अपने सिलेबस पे कमांड करने का मौका मिलता है, पीवाईक्यूज पे कमांड करने का मौका मिलता है, उसके बाद जीएस छोड़ के ऑप्शनल और ऐसे पे भी प्रिपेयर करने का, उस पर कमांड करने का मौका आपको यही मिला हुआ है। राइट, अगर आपने ये विंडो मिस कर दिया, या इसमें आप टाइम पास कर दिए, या इसमें आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप प्रीलिम्स निकाल लो, बट मेंस तो फिर भी नहीं निकलेगा। एंड बिलीव मी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका पहली बार मेंस निकला है, और उन्होंने अभी तक मेंस की प्रिपरेशन की ही नहीं थी। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उनको 60 दिन के अंदर 7 पेपर की तैयारी करा दें। राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेहनत नहीं किया होगा ना, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा करें क्या। राइट, सो इट्स बेसिकली व्हाट, इवन आपको समझ में भी आ गया ना कि आपको करना क्या है, तो करना बहुत सारी चीजें रहेंगी कि आप कर नहीं पाओगे लिमिटेड टाइम के अंदर। राइट, सो यहाँ पे आपको नोट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें करके एसेट बनाना है। ये टाइम पीरियड आपका इंश्योरेंस है, जो कि आपको यहाँ हेल्प करने वाला है एग्जाम को क्लियर करने में। राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज व्हाट द ओवरव्यू ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ये विंडो है और दूसरी विंडो मेंस की यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो सबसे बड़ी विंडो है ना, इसको पूरा एक साथ नहीं लेना। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 महीने मेंस की प्रिपरेशन के लिए दे दूं, तो क्या होगा कि यू हैव द ओवरव्यू राइट नाउ ऑफ द होल ईयर। आपके पास 2 विंडो बच गई, एक विंडो यहाँ है मेंस की प्रिपरेशन की, राइट, और एक विंडो यहाँ है। बीच में आपको प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होना होगा, और ये टाइम सफिशिएंट इनफ है। जिसको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा वो इस टाइम को यूटिलाइज करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है। जिसका नहीं होना होगा वो ये पूरा साल लगा के भी यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएगा। राइट, ये प्रीलिम्स देके आपको फील हो गया होगा ये चीज। राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको ना इस पीरियड को भी पूरा एक बार में नहीं लेना है। अगर मैं आपको 7 महीने दे दूं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप 7 महीने में बहुत आपको लगेगा कि बहुत टाइम है, और आप क्या करोगे बेसिकली, टाइम पास बहुत सारा कर दोगे, बहुत इनएफिशिएंट हो जाओगे बेसिकली। राइट, तो आपको इस पर्टिकुलर पीरियड को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जहां पे आप मेंस की प्रिपरेशन का 2 रिवीजन कर पाओ बेसिकली। राइट, इस पर्टिकुलर विंडो को 2 पीरियड में आपको 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम स्लॉट वुड बी व्हाट, योर बेसिक फेज ऑफ प्रिपरेशन, जहां पे आप बेसिक टेस्ट लगाओगे हमारे साथ, सिलेबस और पीवाईक्यूज का माइक्रो टारगेटिंग करोगे। और दूसरा क्या होगा, एडवांस फेज, यानी कि आपको 2 राउंड लेना है मेंस का। यहाँ पे एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का तो 2 राउंड लेना ही लेना है, जो कि एथिक्स हो गया फॉर एग्जांपल, आपको 2 रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, 2 बार पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। राइट, जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कम से कम 1 बार तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये समझो कि अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1.5 बार तो आपको चीजें करनी ही करनी है, और तभी जाके आपके नोट्स भी रिफाइंड होंगे। आपने पहली बार नोट्स बनाया, आपने टेस्ट दिया, आप दूसरे टेस्ट पे मूव किए, अगर आपको फिर दोबारा पुराने वाले चीज पे आने का मौका नहीं मिला, तो वो आपका रिफाइंड नहीं होगा नोट्स बेसिकली। राइट, सो हमें इस टाइम पीरियड को 2 बार में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक बेसिक टेस्ट फेज, जहां पे आप बेसिक टेस्ट लिखोगे हमारे साथ, उसके बाद जब आपका बेसिक टेस्ट फेज खत्म हो जाएगा ना, व्हाट विल डू, यू विल राइट एडवांस टेस्ट विद अस। राइट, सो व्हाट वी डिड इज वी बेसिकली क्रिएटेड 3 फेजेस। पहला फेज क्या, कि अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई से अक्टूबर फाउंडेशन फेज और बेसिक फेज, बेसिक टेस्ट फेज, जो कि आप माइक्रो टारगेटिंग ऑफ सिलेबस करोगे। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी आपको। उसके बाद आप 1 आध वीक का बफर गैप ले सकते हो, फिर आप एडवांस टेस्ट लिखोगे यहाँ पे सेकेंड फेज में। ठीक है, तो यानी कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन लगभग 2 बार हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आपका प्रीलिम्स फेज आ जाएगा, दिस इज द प्रीलिम्स फेज, और देन आपका क्या आ जाएगा, मेंस फेज यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल मेंस के लिए कितने फेज हो गए, मेंस का फेज 1 ये हो गया, मेंस फेज 1, ये हो गया मेंस का फेज 2, ये हो गया हमारा मेंस का फेज 3। हम प्रीलिम्स वाले फेज को काउंट नहीं कर रहे, मेंस के फेज। तो 3 फेज है आपके पास मेंस प्रिपरेशन करने का। जहाँ पे प्रिपरेशन तो यहीं पे होगी, यहाँ पे क्या होगा आपका कंसोलिडेशन होता है बेसिकली, यहाँ पे रिवीजन होता है और आप सिर्फ एफएलटी लिख रहे होते। तो कंसिडरिंग द टाइमलाइन, हम स्मैश को कैसे डिजाइन किए हैं वो देखते हैं। तो इन 3 फेजेस को समझते हुए हमने भी अपने स्मैश मेंस प्रोग्राम को डिजाइन किया। किस फेज में, बेसिक टेस्ट फेज में, एडवांस टेस्ट फेज में और फुल लेंथ टेस्ट फेज में। जो आपका बेसिक और एडवांस टेस्ट फेज है ना, वो आपका कब स्टार्ट होगा, प्रीलिम्स के पहले होता है। बेसिकली स्टार्ट तो अभी हो चुका है, प्रीलिम्स के पहले तक खत्म हो जाता है, यानी कि ये बेसिकली आपका दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, मैक्स जनवरी तक, राइट। उसके बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। जब प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द फुल लेंथ टेस्ट फेज, राइट, विच इज व्हाट, ये पोस्ट प्रीलिम्स होता है, ठीक है। अब जरा समझो कि बेसिक टेस्ट होता क्या है, इसमें करते क्या है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो भी GS 1 2 3 4 का सिलेबस है, राइट, GS 1 2 3 4 का सिलेबस है, अगर आप देखो तो मेंस की प्रिपरेशन होती कैसे है। मेंस की प्रिपरेशन जो है वो सिलेबस की प्रिपरेशन है, और सिलेबस अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तो है नहीं, तो हमको PYQs देखना पड़ता है। तो सिलेबस के साथ साथ PYQs की प्रिपरेशन ही क्या होती है, मेंस की प्रिपरेशन होती है। अब आपके पास लगभग, अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा ना, तो लगभग 80-90 लाइन है मेंस के सिलेबस में, विच इज ह्यूज। 80-90 लाइनें हैं जो आपको GS 1 2 3 4 के लिए प्रिपेयर करनी है। उस 80-90 लाइनों में पिछले 12 सालों में या 13 सालों में लगभग 900 PYQs आए हुए हैं। तो 80-90 लाइंस ऑफ मेन सिलेबस प्लस 800 to 900 PYQs, ये एक अपने आप में इतना बड़ा जिससे हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा मेहनत टास्क है कंप्लीट करना, जिसको आप एक बार में नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो टारगेटिंग करनी पड़ेगी ऑफ द सिलेबस। हो सकता है कि आप सिलेबस तैयार कर लिए GS 1 2 3 4 का 20 लाइन, जो भी 20 या 25 लाइन जो भी है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की तैयारी से मेंस की प्रिपरेशन खत्म नहीं हो जाती। आपको सिलेबस के साथ साथ PYQs भी लेना है। तो अगर आप देखोगे तो आपका सिलेबस अगर 20 लाइन का है तो उसमें 300 PYQs भी तो है पिछले 12 सालों में। तो जस्ट डोंट सी द सिलेबस, सी ऑल्सो द PYQs, और उसके बाद जो आपको इतना नंबर ऑफ डेटा मिलेगा, जो आपको मैनेजमेंट टास्क मिलेगा, वो आप एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज वाई हमने क्या किया है, बेसिक टेस्ट में माइक्रो टारगेटिंग ऑफ द सिलेबस किया है। यानी कि हमने पूरे GS 1 2 3 4 को 18 छोटे छोटे भागों में बांटा है, और आप एक छोटा पोर्शन पकड़िए, एक वीक में आप उस पोर्शन को तैयार कर सकते हैं और उसका टेस्ट दे दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसी तरह एक टेस्ट देने के बाद फिर आप दूसरे पोर्शन पे जाइए, उसको प्रिपेयर कीजिए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, फीडबैक लीजिए, फिर आगे आप तीसरे पोर्शन पे मूव कीजिए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी ये मेहनत सिलेबस है और PYQs है ना, इसको हमने माइक्रो टारगेट कर दिया, छोटा छोटा पोर्शन बना दिया, और हमने इसको ऐसे रखा है कि आप एक वीक में एक पोर्शन तो खत्म कर ही पाए, राइट। नाउ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से आपको GS 2 प्रिपेयर करना है, तो GS 2 प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, पॉलिटी है, IR है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, राइट। अब सोशल जस्टिस छोटा सब्जेक्ट, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो एक बार में, 3-4 लाइनें ही है, 3-4 लाइनें हैं सिलेबस के अंदर। बट पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा हो गया सब्जेक्ट, उसके अंदर 8 लाइनें हैं मेंस के सिलेबस की, तो एक बार में आप पॉलिटी प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पॉलिटी को भी 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आप छोटे छोटे 4-4 लाइन को उठा पाएं और तब प्रिपेयर कर पाएं। तो माइक्रो टारगेटिंग का मतलब क्या कि जो भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको हमने तोड़ के कई भागों में बांट दिया। जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही पार्ट में रहेंगे, जैसे मान लो कि सोशल जस्टिस हो गया, वो एक टेस्ट उसका काफी है, राइट। उसी तरह गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस का एक टेस्ट काफी है क्योंकि वो भी छोटा पोर्शन है। बट पॉलिटी या इकोनॉमी या एग्रीकल्चर, इनमें आपको मल्टीपल बार सिलेबस को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। So this is what we have done in the basic test phase. We have micro targeted the syllabus. आप एक छोटा पोर्शन उठाओ, एक वीक में आप उसको तैयार कर पाओगे, उस पर टेस्ट लिखो और आगे बढ़ो। और अगर आपने ये बेसिक टेस्ट 18 के 18 कंप्लीट कर लिए, बिलीव मी, आपका कोई भी स्टेट PCS नहीं रुकेगा। द लॉट ऑफ एवरी ईयर जितने भी स्टेट PCS रिजल्ट आते हैं ना, उसमें से लगभग 4-5 स्टूडेंट्स हमारे हर साल निकल ही रहे होते हैं। अभी बिहार का रिजल्ट आया, लगभग 5-6 या 6 स्टूडेंट्स हमारे जो है वो बिहार का लेट्स से एग्जाम क्लियर कर पाए, फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसमें। सो अगर आपने बेसिक टेस्ट ही कर लिया ना, UPSC की तो हम बात कर ही रहे हैं, बस स्टेट PCS आपका कभी नहीं रुकेगा, राइट। और आपको एक ना एक बार पूरे सिलेबस के साथ और PYQs के साथ फाइट तो करनी ही है। GS 1 2 3 4 जो भी हमारा GS पेपर है, आपको एक बार इसके पूरे सिलेबस और जो भी PYQs हैं, नहीं 12 साल के, कम से कम 6 साल के, इनके साथ तो फाइट करनी ही है, और इसमें तुमको कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन में 3 महीना ढंग से नहीं दिया है ना, तो आप समझ लो कि आप
मेंस की साइकिल में हमेशा फंस जाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू माइक्रो टारगेट द सिलेबस। कम से कम आप हर सिलेबस की लाइन की समझ डेवलप करो, उसके अकॉर्डिंग जो PYQs आए उनको ढंग से प्रिपेयर करो और उसके बेसिस पे नोट्स बना लो और उसके बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर लो ताकि आपको फीडबैक भी मिल जाए। और ये आपको GS 1 2 3 4 सारे पेपर क्लियर करना है ताकि आप पूरे सिलेबस से फाइट कर पाओ, तब जाके आपके एसेट्स बन पाएंगे, राइट। और तब जाके आप एडवांस टेस्ट फेज में भी जा पाओगे, वरना आप यहीं लटके रहोगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बेसिक टेस्ट वाले बेसिक प्रिपरेशन में ही बहुत सारा गैप है। वैसे बहुत सारे मेंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकालने का नैक बना लिया है और उनके बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, तो उनको गैप पता नहीं चल पाता और उन्हें मल्टीपल मेंस दे दिया हुआ है। सो दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैवंट गॉन इवन वंस थ्रू द मेन सिलेबस और प्रिपेयर्ड लाइक दैट, उनको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आप अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो तो, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीट दिस, ये पूरा जो आप बेसिक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो माइक्रो टारगेटिंग, तब हमारा आता है एडवांस टेस्ट। मतलब हमने इसमें क्या किया कि अगेन GS 1 2 3 4 को 8 भागों में बांट दिया। ये जो 4 सब्जेक्ट है उनको 8 पार्ट्स में बांटा। हमने मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंबाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल 8 टेस्ट हैं तो हम पॉलिटी गवर्नेंस का टेस्ट एक साथ ले लेंगे, सोशल जस्टिस सोसाइटी और IR का टेस्ट एक साथ ले लेंगे। तो जो कंपोनेंट्स एक साथ ले लेंगे, दो सब्जेक्ट्स को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़े से हायर ऑर्डर ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपको डिकोडिंग हम अच्छी वाली सिखा सकें, राइट। ताकि आप एक मेंस का टफ क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज उसको आप डिकोड करना सीख पाए, उसमें कोई आप डिमांड मिस ना कर दो। आपको इम्प्लिसिट डिमांड, एक्सप्लिसिट डिमांड, कोर पार्ट, नॉन कोर पार्ट, ये सारी चीजें एग्जैक्टली दिख रही हो क्वेश्चन में। अगर आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ढंग से, आपको वो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए, राइट। और ये दोनों पार्ट आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के पहले तक करना है। प्रीलिम्स के पहले कब तक, दिसंबर या जनवरी तक करना है। अगर आपने ये दोनों कर लिया, यू आर रेडी, आपका नोट्स बन जाएगा, तब तक आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको प्रीलिम्स के बाद सिर्फ यही रिवाइज करके ना और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स अपडेट करके एग्जाम देना होता है, ठीक है। नाउ ये फेस करने के बाद आप प्रीलिम्स दोगे और प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आप फुल लेंथ टेस्ट फेस दोगे हमारे साथ। फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या, अब आपको GS पेपर 1 का पूरा पेपर एक बार में देना, राइट। टेस्ट उस पेपर का पूरा एक बार में अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक पूरे फुल लेंथ लिखने के लिए जो प्रोसेस है ना, वो बेसिक टेस्ट, एडवांस टेस्ट से होके गुजरता है। आपने पेपर तो पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, गवर्नेंस पढ़ लिया, IR पढ़ लिया, सोशल जस्टिस पढ़ लिया, आपने बहुत सारे नोट्स बना लिए। अगर आप GS 1 का पेपर GS 2 का जो पेपर है जाके डायरेक्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, आपके 70-80 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ते समय हर एक कंपोनेंट को उसके अंदर मजबूत नहीं किया। आपने सिर्फ नोट्स बनाया, आपको पता नहीं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप डायरेक्ट गए पेपर देने, आपको 70-80 नंबर ले आए, फिर आपका कभी इंप्रूवमेंट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि आपने सेक्शन वाइज इंप्रूवमेंट नहीं किया। सो फुल लेंथ लिखने से पहले ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी होती है, तब जाके आप फुल लेंथ लिखोगे ना तो अपने मार्क्स भी ऑप्टिमाइज कर पाओगे और टाइम को भी ऑप्टिमाइज कर पाओगे, राइट। अदरवाइज क्या रिव्यू आता है कि सर हमें पॉइंट्स रिकॉल नहीं होते, हम मोर पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पाते, राइट, हमारा पेपर नहीं खत्म हो रहा। सो जो ऑप्टिमाइजेशन का जो टाइम होता है ना, वो जाके हम फुल लेंथ में करते हैं। वरना जो बेसिक प्रिपरेशन का जो नोट्स बनाने का जो फेज है या आंसर राइटिंग सीखने का फेज है, वो यहाँ पे होता है बेसिकली, राइट। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव ऑन नाउ। तो स्मैश का जो 3 फेज है, आपने ये समझ लिया कि बेसिक टेस्ट फेज है जहां पे आपके पास 18 टेस्ट होंगे, 18 टेस्ट होंगे, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को 18 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास 18 टेस्ट होंगे, राइट। उसी तरह एडवांस टेस्ट फेज है जहां पे अगेन GS 1 2 3 4 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास टोटल 8 टेस्ट होने वाले हैं यहाँ, ठीक है, 8। तो आपको हर एक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी 18 टेस्ट है ना, आपको पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, इनके जो भी सिलेबस है इनकी प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली पहला टेस्ट उठाना है, इसका जो भी सिलेबस दिया है इस सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है, इसका नोट्स बनाना है, इसका टेस्ट लिखना है और फीडबैक लेना है, डिस्कशन करना है मेंटर के साथ, फिर आपको तब जाके दूसरे टेस्ट पे मूव करना है, ठीक है। नाउ हर एक टेस्ट को, जो भी हर एक टेस्ट है ना, इसको हर एक टेस्ट एक टारगेट है आपका। बेसिकली हर एक टेस्ट आपका टारगेट है और इसको फिनिश करने के लिए आपको एक माइक्रो लूप क्लोज करना होगा। अब ये क्या है जरा इसको समझो। और हर एक माइक्रो लूप को क्लोज करते करते आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने पूरे के पूरे 18 टेस्ट जो है कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो हर एक टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक माइक्रो लूप क्लोज करना है। हर एक माइक्रो लूप एक फीडबैक लूप है बेसिकली, ठीक है। हर एक माइक्रो लूप एक फीडबैक लूप है। तो बेसिक टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपके पास 18 फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले आपको टेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उस पर नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन में ही नोट्स बन जाएगा, फिर आप टेस्ट लिखोगे, मेंटर के साथ डिस्कस करोगे, फीडबैक को इनकलकेट करोगे अपने आंसर्स में, फिर आगे बढ़ोगे दूसरे माइक्रो लूप की तरफ, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये माइक्रो लूप है क्या। मूविंग ऑन।
तो हर एक टेस्ट को करने के लिए आपको ये 7 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। जो हमारे पास 7 स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। लेट्स सपोज आपको बेसिक टेस्ट 1 देना है ना, आपको बेसिक टेस्ट मान लो 1 देना है, ठीक है। तो आपको फीडबैक का माइक्रो लूप 1 क्लोज करना पड़ेगा टू अटेम्प्ट द बेसिक टेस्ट एंड लर्न फ्रॉम इट बेसिकली। तो दीज आर द 7 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ व्हाट आर दीज 7 स्टेप्स, इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। नाउ जो 7 स्टेप है हमारे पास एक माइक्रो लूप क्लोज करने के। माइक्रो लूप क्लोज करना मतलब क्या है, आपको बेसिक टेस्ट 1 लिखना है, तो उसका प्रिपरेशन लूप है पूरा, ठीक है। वो प्रिपरेशन लूप क्या है, वो 7 स्टेप का है। और 7 स्टेप को कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि आप बेसिक टेस्ट 1 से जिसका जो सिलेबस है उसके जो नोट्स बनेंगे, उसका जो फीडबैक है, उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाए और अपने आप को इंप्रूव कर पाए बेसिकली, राइट। तो जो पहले 4 स्टेप है ना, वो बिफोर द टेस्ट करना है। हमने ऐसे बांटा हुआ है कि जो 7 स्टेप है एक माइक्रो लूप क्लोज करने के लिए, पहले 4 स्टेप इज व्हाट, द फर्स्ट 4 स्टेप इज व्हाट, बिफोर द टेस्ट, राइट। एंड दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। जो 1 2 3 4 हमने देखा अभी इकोसिस्टम स्मैश का, जिसमें 2 कंपोनेंट थे, सेंट्रलाइज सिस्टम और पर्सनलाइज मेंटरशिप, राइट। तो किसी भी टेस्ट की माइक्रो लूप को क्लोज करने के लिए आपके पास जो है 7 स्टेप हैं। जो पहले 4 स्टेप हैं वो क्या है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी है बिफोर द टेस्ट। क्या करना है, सबसे पहले आपको स्मैश का टाइम टेबल खोलना है और टाइम टेबल खोल के आपको टेस्ट का टारगेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइम टेबल खोलूँ, 5 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट है, ठीक है। 5 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट है, ठीक है। आपने सोचा कि मैं पॉलिटी का बेसिक टेस्ट 1 दूंगा, 5 जुलाई को है, आपको टारगेट मिल गया, आपको डेडलाइन मिल गई। नाउ आपने इसका सिलेबस देखा, सिलेबस ये है, मुझे ये सिलेबस प्रिपेयर करना है। तो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, यानी कि 4 सिलेबस लाइन आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसका टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। दिस इज द टारगेट दैट यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ आपको सिलेबस पता चल गया, आप उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, इन सोर्सेस के थ्रू, बट इन पे अगर आप जंप कर गए ना डायरेक्टली तो खो जाओगे, ठीक है। और यही होता है उन प्रोग्राम्स में जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज कंपोनेंट होता है, राइट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि मुझे ये सिलेबस लाइंस प्रिपेयर करनी है और आप सीधे सोर्सेज पे कूद गए, आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, आप रैंडमली कुछ भी प्रिपेयर कर रहे होगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपने टारगेट लिया किससे, अपने स्मैश के टाइम टेबल से, ठीक है। आपने टारगेट उठाया कि मुझे प्रिपेयर करना है, ये मुझे बेसिक टेस्ट 1 देना है, मुझे अपना पहला माइक्रो लूप क्लोज करना है, मुझे ये प्रिपेयर करना होगा। अब इसको प्रिपेयर करने से पहले कहीं भी कंटेंट या कोई भी बुकलेट उठाने से पहले आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा माइक्रो थीम बुकलेट में। और आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं यहाँ दिखाता हूं, क्योंकि सिलेबस अपने आप में, जैसे ये सिलेबस की पहली लाइन थी और आपको ऐसी 4 लाइनें प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। इससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या प्रिपेयर करूं। मुझे किताब उठा के देखूंगा तो मुझे 1857 लेट्स से 1863 जो भी एक्ट्स हैं वो मुझे समझ में आता है कि अच्छा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं, वो सब प्रिपेयर कर लो, बट कितना क्या प्रिपेयर करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरह अमेंडमेंट आ गया, चलो अमेंडमेंट में मेरे पास लेट्स से एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, वहां से प्रिपेयर करूं कि कहां से प्रिपेयर करूं, मुझे ये नहीं पता चल रहा। उसका सिग्निफिकेंट प्रोविजन अपने आप में बहुत ही वेग टर्म है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन कौन कौन से प्रोविजन मुझे प्रिपेयर करने हैं वो नहीं समझ में आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर सिलेबस लाइन से कौन कौन सी माइक्रो थीम आई हुई हैं विच आर इंपॉर्टेंट, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल व्यू से वर्टिकल व्यू करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सिलेबस की ये लाइन है, ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करनी है, ऐसी 4 लाइनें ताकि आप बेसिक टेस्ट 1 दे पाओ। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन के अंदर जो भी माइक्रो थीम है ना, एक्चुअली प्रिपरेशन आपको उसकी करनी है। जैसे यहाँ रहा अमेंडमेंट, यहाँ रहा केस लॉस, यहाँ रहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यहाँ रहा डीपीएसपी, यहाँ रहा फंडामेंटल राइट, फिर रहा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस पर्टिकुलर सिलेबस लाइन में कहीं भी फंडामेंटल राइट, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं लिखा था, बट जब आप इसके क्वेश्चंस को ट्रैक करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी एक थीम है, फंडामेंटल राइट भी एक थीम है, जिसपे इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। तो सिलेबस अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आपको जब तक सिलेबस को माइक्रो थीम के लेंस से नहीं देखोगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, आपके प्रिपरेशन में हमेशा गैप रह जाएगा। सो सिलेबस आपने अपना टारगेट उठाया यहाँ से, फिर आप माइक्रो थीम बुकलेट पे गए कि अब आपको 4 लाइनें प्रिपेयर करनी है, तो आपको पहली लाइन से ये सारी माइक्रो थीम्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन से इमरजेंसी, स्पेशल प्रोविजंस, फेडरलिज्म, यूनियन टेरिटरी, ये सारी माइक्रो थीम्स प्रिपेयर करनी है। सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरी लाइन से आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, ये माइक्रो थीम्स। और जो चौथी लाइन है वो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस,
वहाँ से आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली माइक्रो थीम प्रिपेयर करनी है। तो आपको ये लगभग 15 से 16 माइक्रो थीम्स है प्रिपेयर करनी है टू अटेम्प्ट द फर्स्ट टेस्ट विच इज दिस, जिसका सिलेबस क्या है, विच इज दिस। इस सिलेबस को, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए ये सिलेबस लाइन, और इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 16 माइक्रो थीम्स है लगभग, जो मैंने आपको दिखाई। तो नाउ मेंस की प्रिपरेशन इज व्हाट, द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो थीम। आपने माइक्रो थीम अपनी देख ली कि ये प्रिपेयर करना है। अब जाके आपको हर एक माइक्रो थीम के लिए क्या करना है, एक्स फैक्टर नोट्स उठाने हैं, ताकि आप वहां से उस माइक्रो थीम का कंटेंट पढ़ें और अपने लिए वन पेजर बना पाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो सिलेबस की पहली लाइन, इसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक थीम है, राइट। अब आप एक्स फैक्टर पे जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले टॉपिक पे जाओ और इसको पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अदर पिलर्स, उसके बाद जुडिशियल एलैबोरेशन जो भी हुआ है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वे फॉरवर्ड फॉर दैट, कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ से इस चीज को पढ़ो और अपने लिए वन पेजर बनाने की कोशिश करो, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो आपको कैसे करना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस का टारगेट पता करना है, सिलेबस लाइन से, सिलेबस लाइन को फिर माइक्रो थीम देखना है, माइक्रो थीम देखने के बाद आपको एक्स फैक्टर उठाना है। अब आपको यहाँ पे अपने नोट्स बनाने हैं बेसिकली, राइट। और आपको ये करने में 1 वीक लगेगा लगभग, ताकि आप सिलेबस के 4 लाइन के अंदर जो 15-16 माइक्रो थीम है उसको और उसके नोट्स बनाने में आपको लगभग क्या लग जाएगा, 1 वीक लग जाएगा। और वो करने के बाद, उसको रिवाइज करने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो बेसिकली हमने वापस से देखते हैं हमने क्या किया, हमने सिलेबस का टाइम टेबल उठाया, वहां से अपना टारगेट चूज किया, माइक्रो थीम से हमने एनालाइज किया कि एग्जैक्टली प्रिसाइज पीवाईक्यूज का भी एंगल लिया, और हमें अब यहाँ पे जाके एग्जैक्ट पता चला कि हमें प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स फैक्टर नोट से क्या किया, नोट्स बनाया, ठीक है। और माइक्रो थीम के सामने हमारे क्या था, पीवाईक्यूज था। तो पीवाईक्यूज को डिकोड कैसे करना है, पीवाईक्यूज के अंदर थीम डिमांड कैसे निकलेगी, उसका इम्प्लिसिट डिमांड और एक्सप्लिसिट डिमांड क्या है, वो सारी चीजें आपको कहां समझ पाएगी, स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर से। तो आप चाहो तो स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स भी साथ साथ पॉलिटी का देख सकते हो, राइट। और ये चारों चीज क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट का पार्ट है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर रहने वाला है। और ये सारी चीजें ना साइंटिफिकली डिजाइन है बेसिकली। अगर आप देखोगे माइक्रो थीम भी हमने बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन की है। अगर आप देखोगे एक्स फैक्टर, इसको बहुत ही रिगरस सिलेबस और पीवाईक्यूज के लेंस से बनाया हुआ है, और इसका कंटेंट डेप्थ आपको मिलेगा बहुत अच्छा, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर, इसमें भी हमने डिकोडिंग बहुत सही सिखाई हुई है, टेलीग्राम पे ये वायरल हो जाता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस व्हाट द पार्ट ऑफ सेंट्रल सिस्टम। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। बट अगर आपको मैं एक सैंपल दिखा पाऊँ स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स का कि डिकोडिंग वगैरह कैसे सिखाई जाती है स्मैश पीवाईक्यू में, वो रहा ये, ठीक है। आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करो, ये स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स के जो है ये इस QR कोड को आप स्कैन कर लो, राइट, इफ इट इज विजिबल टू यू हियर। इस QR कोड को स्कैन करो, आपको ये वाला स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो बिफोर एनरोलिंग फॉर द प्रोग्राम, राइट, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप्स बिफोर द टेस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये रहा टेस्ट, ये है आपका बेसिक टेस्ट 1 है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं पहले दिन ही आपको 20 क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो आप लिख नहीं पाओगे। टेस्ट लिखना अपने आप में हाई फ्रिक्शन प्रोसेस है, राइट। इसलिए जो हमने बेसिक टेस्ट के क्वेश्चन जो है 10-10 डाले। मेंस में जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम अभी 2 महीने बाद देंगे, वो स्टूडेंट्स इस समय 20 क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं ना, तो उनको 3.5-4 घंटे लग जा रहे हैं, कईयों को 5-5 घंटे लग जा रहे हैं पेपर फिनिश करने में। तो सोचो कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपको मैं एक हफ्ते बाद एक 20 क्वेश्चन का पेपर दे दूं, आपको पूरा दिन लग जाएगा लिखने में, राइट, और आप उसको छोड़ के भाग जाओगे बेसिकली। सो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने इस 10 क्वेश्चन का पेपर बनाया, और ये 10 क्वेश्चन उसी पोर्शन से आएंगे जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ाई की, राइट। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन ना कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है। आपको एक बार फंडामेंटल्स की समझ आ गई, आपने जो भी फाउंडेशन वगैरह आपने कर लिया, या जो भी आपने समझ डेवलप कर ली एक राउंड सिलेबस की, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़ के, उसके बाद आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन मेंस की तरफ। और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो टारगेट से होती है, टेस्ट के टारगेट से होती है, ठीक है, और आंसर लिखने पे जाके खत्म होती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कोचिंग में इनरोल्ड हो, ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने आंसर राइटिंग का इनर्शिया ब्रेक कर सकते हो या नहीं। अगर आप आंसर राइटिंग का इनर्शिया नहीं ब्रेक कर पा रहे, या आपको मन ही नहीं है लिखने का, आपको कंफर्ट जोन आ गया पढ़ने में, पैसिव रीडिंग में मजा आ रहा है, तो आप मेंस प्रोग्राम का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। बट जो स्टूडेंट ऑलरेडी 1-2 प्रीलिम्स दे चुका है, अब जिसको पता चल गया है कि प्रीलिम्स वो निकाल लेगा, या प्रीलिम्स के उसको गैप पता चल चुके हैं, मेंस उसने कभी नहीं किया, या एक स्टूडेंट जो कि बिगनर है और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहता है, वो मेंस के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, राइट। नाउ 5वां स्टेप क्या था कि आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो।
अब मेंटर तो आपके लिए टेस्ट अटेम्प्ट करेगा नहीं, या सेंट्रल सिस्टम तो अटेम्प्ट करेगा नहीं, आपको सेंट्रल सिस्टम का यूज करके टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद के जो स्टेप है, अच्छा ये जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट का डिस्कशन का आप चाहो तो यहाँ पे एक QR कोड को स्कैन करके टेस्ट का डिस्कशन की क्वालिटी देखनी है अगर आपको, कि मेंटर कैसे आपको डिस्कस करता है, कैसे चीजें सिखाता है, तो वो आप इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हो, राइट। दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी हु इज लेट्स से हु इज देयर, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस इज द बेसिक टेस्ट 1 डिस्कशन बेसिकली, तो आप टेस्ट दोगे और डिस्कशन देख लोगे, ठीक है। नाउ टेस्ट देने के बाद द 6th एंड द 7th स्टेप माइक्रो लूप क्लोज करने का, जो 6वां और 7वां जो स्टेप है वो क्या है, इवैल्यूएशन। अब ये पर्सनल कंपोनेंट का पार्ट है, सबने अलग अलग तरीके से कॉपी चेक होगी, तो सबकी मार्किंग अलग होगी, इवैल्यूएटर हर एक कॉपी को चेक करता है, दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ पर्सनल सिस्टम, आपकी पर्सनल कॉपी चेक हो रही है, दैट इज वन थिंग, राइट। उसके बाद आप डिस्कशन वीडियो भी देखते हो, मॉडल आंसर्स करते हो, ताकि आपको जो गैप लग रहा था वो क्लोज कर पाओ। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट पर्सनल कंपोनेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पर्सनलाइज्ड सिस्टम इज व्हाट द मेंटर डिस्कशन बेसिकली, जहां पे मेंटर आपके साथ कॉपी के पास बैठेगा और आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, क्वेश्चन की डिकोडिंग आप ढंग से कर पाए या नहीं कर पाए, जो आपने कंटेंट पढ़ा था उसको आर्टिकुलेट करके कॉपी में डाल पाए या नहीं डाल पाए, क्या टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स जिसका यूज करके आप फ्रेमवर्क से पॉइंटर जनरेट कर सकते हो, आप अपने आर्टिकुलेशन को बेटर कर सकते हो, आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बेटर क्राफ्ट कर सकते हो। ये जो सारी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो यहाँ पे आपको आएगी, राइट। सो दीज आर व्हाट द पर्सनल कंपोनेंट, और यहाँ से जो भी आपको फीडबैक मिलेगा उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने नेक्स्ट टेस्ट में, राइट। इस तरीके से आप पहला टेस्ट कंप्लीट करोगे, उसी तरह से आप दूसरा टेस्ट कंप्लीट करोगे, और इस तरीके से आपको टोटल 18 बेसिक टेस्ट कंप्लीट करने हैं। उसको कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे। ये आप कर लोगे तो आप अपनी मेंस के सिलेबस और PYQs पे एक सॉलिड ग्रिप बना लोगे, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस टेस्ट, राइट। दिस इज व्हाट विल हैपन। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने शुरू में बताया था कि मेंटर के साथ डिस्कशन ही होता है। अगर आप जैसे आपने कोई भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आपके नंबर नहीं आ रहे, आपको मेंटर के साथ ये बात करनी है जाके कि मैंने ऐसे पढ़ाई की, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, मुझे अब ये बताओ। रेदर देन आपको मेंटर फोन करके बोल रहा है कि आपने ये सिलेबस कंप्लीट किया नहीं, तुमने टेस्ट लिखा कि नहीं, ये सब थेरेपी टॉक जो जितनी होती हैं वो सब बकवास बातें। अगर आपको सच में एग्जाम निकालना है ना, तो आपको मेंटर के साथ एकेडमिकली डिस्कस करने में बैठना हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर लेवल पे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते। उनको ऐसा लगता है कि मेंटर का मतलब ये है कि जो गाइड कर रहा है, आपका प्लान बना दिया और आपको फोन करके पूछ रहा हो कि तुमने इंप्रूव किया नहीं, या तुमने टेस्ट लिखा या नहीं, टेस्ट क्यों नहीं लिख रहे हो, आपको डांट दे रहा है, आप खुश हो जा रहे हो कि कोई डांटने वाला है। ये सब जो तामझाम है ना, ये सबसे एग्जाम ही निकलता है बेसिकली। एक सेल्फ जो स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकता है और टेस्ट पेपर लिख सकता है, और टेस्ट पेपर लिखने के बाद मेंटर के साथ बैठ के एकेडमिक डिस्कशन ले सकता है। एग्जाम मोस्ट ऑफ द 95% 99% स्टूडेंट्स वही ऐसे होते हैं जो एग्जाम निकालते हैं। जो बच्चे ये ढूंढ रहे हैं कि नहीं, मेरे को मेंटर बैठ के जो है थेरेपी टॉक्स दे, मेरे को अकाउंटेबल बना दे, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा तो मेरे को पढ़ा दे बैठा के, ये सारी चीजें टाइम पास चीजें हैं। ऐसे बच्चों को एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आप जब तक अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाओगे तब एग्जाम निकालने के करीब पहुंचोगे नहीं, राइट। और रिक्वायरमेंट भी कैरियर की यही है कि अगर आप जैसे सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपके पास पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको आपको संभालना है, आप अकाउंटेबल उसके लिए, और आपको अभी चाहिए कोई जो आपको अकाउंटेबल बनाए, आपको स्ट्रिक्ट रखे, तो आप गलत करियर में जा रहे हो बेसिकली, राइट। सो मेक श्योर कि आप सेल्फ सस्टेनिंग मोड में हो। यस, इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। इतनी लंबी जर्नी है कि मेंटर के साथ एक मोटिवेशन कॉल बहुत जरूरी है, टेस्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बट ये सारी चीजें ही मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वह एकेडमिक डिस्कशन इन पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, राइट। एक इंसान जो आपकी पूरे परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा है, परफॉर्मेंस किस चीज का, राइटिंग का, जिसको आपको लिख के यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में मेंस के एग्जाम को निकालना है, ना कि आपके सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट रख रहा है। सिलेबस कंप्लीट करने से अगर एग्जामिनेशन निकल जाता तो जो बच्चे 3-3 4-4 बार मेंस लिख रहे हैं वो हर साल एग्जाम निकाल रहे होते, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। मूविंग ऑन। तो पीटीडी में होता क्या है ये समझ लेते हैं कि पोस्ट डिस्कशन में ऐसा क्या जादू है जिससे एग्जाम निकल जाता है, राइट। ऐसा कुछ जादू नहीं है, बट एक एकेडमिक रिगर या एकेडमिक डिस्कशन हम करते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूं। ही इज राहुल शेखर, ही हैज सिक्योर्ड रैंक 75 दिस ईयर, ही वाज रैंकर ऑफ लास्ट ईयर, 242 रैंक था, ये आईआरएस था। इसके साथ जो भी पेपर डिस्कशन हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि हम इसको क्या सिखा रहे हैं। FLT 4 लिखा था, 5 लिखा था, 3 लिखा था ये हमारे साथ, ठीक है। और ये डिस्कशन के अंदर जो चीजें इसको हम सिखाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, डायरेक्टिव का फंक्शन सिखा रहे हैं, वेटेज मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, फ्रेमवर्क्स लगाना सिखा रहे हैं, बताना नहीं लगाना सिखाना।
जब मेंटर आपके साथ 1-1.5 घंटे कॉपी पे बैठेगा तो आपको सिर्फ बताएगा नहीं कहानी, वो लगा के दिखाएगा ताकि आपके लिए वो एक वर्कशॉप हो जाए बेसिकली, ठीक है, एक ट्रेनिंग का तरीका हो जाए बेसिकली। जो चीज़ें पहली चीज़ें सिखाई, दूसरी चीज़ में आप देखो टोटली डिफरेंट चीज़ें सिखाई जा रही हैं। टेम्पलेट्स कैसे बना के रखें, टेम्पोरल स्टेक होल्डर कैसे लगाएं, कीवर्डाइजेशन क्या होता है, बेटर कीवर्ड्स कैसे प्रिपेयर करें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद आप देखोगे करंट अफेयर से लिंकेज कैसे कराएं थर्ड टेस्ट में। तो जो भी इसके फॉल्ट फाइंडिंग्स हैं उनको पकड़ना और चीज़ों को सिखा सिखा के कोर्स करेक्ट कराना ताकि ये इंप्रूव कर पाए। एंड दिस इज व्हाट फॉर ए रैंकर बेसिकली। ये तो रैंकर का ही है, राइट। 242 रैंक जो 75 रैंक लेके आ रहा है इस बार। मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे अगेन एक रैंकर जो 165 रैंक थी 2023 की शायद, अब ये 135 रैंक लेके आई है, शाइमा खान, राइट। अगेन आप देखोगे इसके साथ ये रैंकर है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेते हैं, एकेडमिक डिस्कशन लेते हैं और कुछ एकेडमिक डिस्कशंस में समझ जाते हैं चीज़ों को कि क्या इंप्रूव करना है। ये आपके साथ बैठ के थेरेपी टॉक्स नहीं लेंगे, ये आपके साथ बैठ के प्लानिंग नहीं बनवाएंगे, इनको ऑलरेडी सब पता है, ये ऑलरेडी रैंक में थे, इनको सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन से मतलब है मेंटर के साथ, राइट। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इनके साथ मेरी सेशंस भी नहीं है, 3-4 सेशन में ये सीख जाते हैं कि कैसे क्या इंप्रूव करना है, राइट। जो गैप्स होते हैं उनको पता चल जाते हैं। अगर आप देखोगे सबका बताने का सबको एक ज्ञान नहीं मिल रहा, जो फीडबैक पहले वाले को दिया था वो उसका फीडबैक नहीं है। अगर आप देखोगे आर्टिकल, ऑब्जेक्टिव, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल मैंडेट कैसे क्या इनकॉर्पोरेट करना है वो डिफरेंट है यहाँ, राइट। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि जो भी रैंकर्स होते हैं इनको रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत थेरेपी टॉक्स पे नहीं जाते वो कि मेरा सिलेबस खत्म हुआ नहीं, मेंटर मुझसे ये पूछ ले, फलाना निमा का। दे मीन्स बिजनेस ओनली, राइट। उनका मतलब है कि आप उनको बताओ कि एकेडमिकली इंप्रूव कहाँ करें, कॉपी में कहाँ डिस्कशन करें। दैट इज व्हाट दे लाइक। नाउ इवन द फर्स्ट टाइमर्स ऑल्सो, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि रैंक लेके आए हैं, नॉट ओनली द रैंकर्स, ठीक है। हिज रोहित, ही हैज गॉट रैंक 607, राइट। अगर आप देखोगे तो दूसरा अटेम्प्ट था इसका, 2 मेंस लिख रहा है, 2 अटेम्प्ट दिया इसने, दोनों मेंस लिखा, इस बार फिर से अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है। इंटरव्यू भी दे चुका है, तभी तो क्लियर किया एग्जाम। ये IIM इंदौर से है, ही हैज अ वेरी हाई पेइंग जॉब एज वेल। अगर आप देखोगे तो उसके साथ बहुत लंबे डिस्कशंस गए हैं, ठीक है। रैंकर्स के साथ 3-4 डिस्कशंस काफ़ी होते हैं हमारे, बट एक स्टूडेंट जो कि पहली बार मेंस लिख रहा है या दूसरी बार मेंस लिख रहा है, जिसने अभी तक क्लियर नहीं किया एग्जाम, उसके साथ इंटरवेंशंस बहुत लेवल पे ज़्यादा जाते हैं। तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम को क्लियर करने की, वहां तक हमें पहुंचना ही होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट इन ए मेंटरशिप, ठीक है। अब इसको भी मैं 3 कॉपी डिस्कस करके नहीं मैं रैंकर बना सकता हूं, बिकॉज आई नो दैट कि इसके साथ ये लंबा डिस्कशन चलेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे आकाश कुमार, ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। बेसिकली ही हैज सिक्योर्ड रैंक 438, 438 रैंक लेके आया हुआ है, 3 बार से इंटरव्यू दे रहा था, ही वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड बेसिकली। एंड आई विल टेल यू कि बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस ये यूपीपीसीएस का मेंस लेके आ रहा था, मतलब ही हैज वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम देयर यूपीपीसीएस के मेंस में। अगर आपको पता हो तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही यूपीपीसीएस का मेंस था, दैट इज स्टेट पीसीएस, राइट। वी हैड 3 कॉपी डिस्कशन, उसने बहुत सारा टाइम अपने यूपीपीसीएस के मेंस में दे दिया था। ही वाज वेरी अनश्योर अबाउट यूपीएससी कि हो नहीं रहा एग्जाम और क्लियर नहीं हो रहा है, इस बार ये आईपीएस बनेगा। और वी हैड 3 क्लियर डिस्कशंस। अगर आप देखोगे तो हर एक डिस्कशंस का मैंने यहाँ देखोगे, अगर आप ये देख पा रहे हो तो जो भी हम फीडबैक देते हैं इस तरीके से वो होता है, अगर पूरा बॉक्स खुलता है तो। अगर आप देखोगे लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वेन एवर रिक्वायर्ड यू हैव शोन मेच्योरिटी लाइक क्वेश्चन 5 एक्सेट्रा, नाउ यू कांट चेंज मच, सो गो विद दिस ओनली, दिस इज द रैंकर लेवल, ठीक है। तो क्लियरली फीडबैक मिल जाता है हमारी तरफ से स्टूडेंट को कि यहाँ तक हमने तुमको लाकर सिखा दिया, अब इसके बाद तुम एग्जाम को क्लियर कर लोगे। नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो प्रोसेस में तुम एंड में जा चुके हो, जस्ट वेट फॉर योर टाइम बेसिकली, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द एकेडमिक डिस्कशन, दैट इज मेंटर डिस्कशन, और आपको यही लेना होता है, और एक प्रोग्राम का पर्सनल कंपोनेंट आपको यही दे रहा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगेन प्रीति रपार्थी, अगेन एक एग्जाम्पल है, आप देख लेना। तो बेसिकली इनके कॉपी पे हम कर क्या रहे हैं, हम जब भी इनकी कॉपी लेते हैं और डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन से हम क्या इंप्रूव करा रहे होते हैं, हमारा गोल क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो गोल होता है ना वो ट्रायोका होता है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली एक कॉपी में उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट, उसका प्रेजेंटेशन, तीनों चीज बहुत ही टॉप नॉच होनी चाहिए। और हम मल्टीपल इंटरवेंशंस के थ्रू स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करा पाएं, कंटेंट लेवल में आर्टिकुलेशन फ्रेमवर्क कैसे जनरेट करा पाएं, प्रेजेंटेशन लेवल पे कैसे हम उसका वर्टिकल व्यू, फ्लो और बाकी सारी चीजें इंप्रूव करा पाएं, ये हमारा टास्क होता है। तो ये जितने डिस्कशंस लिए गए ना वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स को इंप्रूव कराने के लिए लिए गए, ठीक है। इन्हीं 3 पैरामीटर्स को इंप्रूव कराने के लिए गए। जो इतने इंटरवेंशंस आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इट कम्स डाउन टू व्हाट, अचीविंग द ट्रायोका ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, कंटेंट बेटर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए। नाउ इफ यू ज्वाइन आवर स्मैश मेंस प्रोग्राम, दैट इज जुलाई बैच, आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन
आप देख पाओगे अपनी कॉपी में कि एक स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ भी हौच पौच लिखा हुआ है, हौच पौच लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से एक क्लियर स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन डिमार्केट कर पा रहे हो, हर एक बॉडी के अंदर पॉइंटर्स लिख पा रहे हो। यहाँ पे आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास कंटेंट ही नहीं लिखने के लिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, आपने जो भी मन किया लिख दिया, उससे लेके आप प्रिसाइज कंटेंट लिख पाओ, डायमेंशन जनरेट कर पाओ, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीखने हैं, बेस्ट तरीके से आर्टिकुलेट कर पाओ, ये सीखना है आपको। और इसके बाद प्रेजेंटेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ये आंसर जो है ये भी एक रैंकर ने लिखा है, ठीक है, उसका निचला रैंक है, पूरा आंसर सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट एक स्टूडेंट इसको प्रेजेंटेशन से मात दे सकता है। कैसे? तो व्हाट आर द बेस्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, कौन से डायग्राम्स कहाँ लगा सकते हो, किस तरीके से आप डायग्रामेटिकली व्यू दे के इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे इवेल्युएटर नंबर दे दे। तो यहाँ से आपको यहाँ बेसिकली तीनों लेवल पे पहुंचना है। तो जो अभी हम मेंटरशिप पोस्ट डिस्कशन में जो हम इंटरवेंशंस करते हैं वो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, कंटेंट इंप्रूवमेंट और प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट में करते हैं, राइट। नाउ विद दिस जो हमारा लॉन्च था या जो भी हमें अपने स्मैश के बारे में समझाना था हमने बता दिया आपको। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपको नेक्स्ट ईयर लेट्स से प्रिपेयर करना है मेंस के लिए एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द QR कोड का, यू कैन स्कैन द QR कोड हियर, राइट। आवर काउंसलर विल कनेक्ट टू यू, आपको मेंटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो भी प्रिपरेशन में गैप है, आपकी जो भी अभी की पर्टिकुलर स्टैंडिंग है उसके हिसाब से, आपका जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है अभी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपके लिए प्लान बना दिया जाएगा एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट द प्रोग्राम एज वेल, राइट। So this was it from my side. Thank you and stay tuned with Soulzilli IX.